अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादिक शरीफ और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलशन हदीद के अंदर। गुलशन हदीद का एक दरीना मसला है। यहाँ की फैमिलीज़ काफ़ी परेशानी का शिकार है, जिसकी वजह से कि यहाँ पर सेल डीड और लीज़ पर पाबंदी है। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है गुलशन हदीद अलाटीज़ एक्शन कमेटी के ऑर्गेनाइज़र और पाकिस्तान स्टील मिल रिटायर मुलाजमीन के बानी व ऑर्गेनाइज़र राउज़ जुल्फ़कार साहब, और दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं अल हदीद रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर आगा शागुल साहब। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा राव साहब के पास। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि गुलशन हदीद में सेल डीड और लीज़ पर पाबंदी क्यों है? पहले तो मैं फर्स्ट न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ आप साथियों का कि आपने इस मौजू पे बोलने का मौका दिया। अर्ज़ ये है कि ये 2006 में पाकिस्तान स्टील को प्राइवेटाइज जब किया जा रहा था, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और शौकत अजीज़ साहब वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान स्टील प्रॉफिट में चल रहा था, प्रोडक्शन दे रहा था, प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन नावजूहात की बिना पर, नामालूम वजूहात की बिना पर पता नहीं क्यों इसको प्राइवेटाइज कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया और वहाँ पे बाज़ मुहब्बतन लोगों ने इसको चैलेंज किया कि ये कौमी असासा है, ये प्रॉफिटेबल है और मुल्क की मईशत के लिए बुनियादी कलीदी हैसियत रखता है, इसको प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। तो उस वक़्त जो है सिंध गवर्नमेंट ने वफाकी हुकूमत से ये कहा कि पाकिस्तान स्टील की ये जो ज़मीनें हैं, सिंध गवर्नमेंट ने भुट्टो साहब के दौर में पाकिस्तान स्टील के लिए हमने ये ज़मीनें दी थी। अब आप क्योंकि इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लिहाजा वो लैंड जो कि इस्तेमाल में नहीं आई, जिस पे प्लांट नहीं है, तो वो हमें वापस की जाए। वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम क्योंकि आपसे ले चुके हैं और इसलिए हम ये ज़मीनें जो है ये हमारी वफाकी हुकूमत की मलकियत है, वफाकी वजारत सनत व पैदावार की, इसलिए हम ये आपको वापस नहीं दे सकते। सिंध गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम अपनी पावर दिखाते हैं, आप अपनी पावर दिखा रहे हैं तो हम अपनी पावर दिखाते हैं। तो मैं आपके सामने ये डॉक्यूमेंट पेश करूँगा। ये सिंध गवर्नमेंट का लेटर है, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट खालिद महमूद सोमरो साहब। 15 जून 2006 को उन्होंने लेटर निकाला जिसमें रजिस्ट्रार को ये पाबंद कर दिया कि गुलशन हदीद फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और जितनी नॉन कोर लैंड है उस पे उसकी लीज़ और सेल डीड पे पाबंदी लगा दी, उसकी सेल डीड और लीज जो है रोक दी जाए टिल फर्दर ऑर्डर। हैरानकुन बात यह है कि वो प्राइवेटाइजेशन कैंसिल हो गई, लेकिन 2006 से लेके आज तक ये लेटर इसी तरह एग्जिस्ट कर रहा है और आज तक लीज़ों पे पाबंदी है। पाकिस्तान में वो कौन सा इलाका है जहाँ लीज़ मकानों को आदमी बेच नहीं सकता? भाई हमने कोई गवर्नमेंट के ड्यूज़ नहीं दे रहे, हमारे ऊपर कोई कोई रुकावट नहीं है, हम गिल्टी नहीं है, नादहिंदा नहीं है, तो ये कैसा जुल्म है गुलशन हदीद वालों के साथ कि वो अपने मकान की सेल डीड नहीं कर सकते। और जिनके प्लाट हैं गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 या गुलशन हदीद फ़ेज़ 3 में या एक्सटेंशन में, उनकी लीज़ों पे पाबंदी है। हमारा मुतालबा ये है गवर्नमेंट से, खुसूसन सिंध गवर्नमेंट से, कि मेहरबानी फरमा के ये लीज़ और सेल डीड पे पाबंदी ख़त्म की जाए। तो ये खुसूसन हमारे जो इलाके के MNA हैं, साजिद जोकियो साहब हैं, ये कई दफ़ा कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ। ये नॉन इशू को एक इशू बनाया हुआ है, हालांकि इशू नहीं है ये, लेकिन एक इशू बनाया। असल वजह यह है कि ये लेटर है 15 जून 2006 का, इसको विड्रा करना है, बस ये सारा मसला हल हो जाए। अच्छा, गुलशन हदीद के जो फ़ेज़ 3 है वहाँ पर तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे? वो उन पर क्यों रुके हुए हैं? वो क्यों लेट हो रहे हैं अभी? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे। इसके बारे में मैंने अलाटीज़ एक्शन कमेटी के ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से 12 अगस्त 2015 को सेनेट के चेयरमैन जनाब रज़ा रब्बानी साहब को लेटर लिखा। तो हमारे दोस्त हैं सेनेटर सलीम ज़िया साहब, उनके तवस्सुत से सेनेट में ये इशू उठाया गया। मैं मुख्तसर करता हूँ बात को, सेनेट में ये मसला उठाया गया और उसके बाद मुझे बुलाया गया, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया गया, यहीं ऑपरेशन बिल्डिंग में मीटिंग हुई और जिसमें ये फिर तय हुआ कि जनाब ये पाकिस्तान स्टील के जो मुलाजमीन हैं जिनको प्लाट गुलशन हदीद एक्सटेंशन में और फ़ेज़ 3 में अलाट हुए थे, जिसकी डेवलपमेंट के पैसे वो चार्ज कर चुके, ले चुके अलाटी से, तो ये उन्होंने मिसयूज़ किए हैं
तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने इसमें लिखा है कि ये पैसे पाकिस्तान स्टील इंतज़ामिया ने इलीगली यानी मिसयूज़ किए हैं, डेवलपमेंट के फ़ेज़ 3 के भी और एक्सटेंशन के भी। ये तकरीबन बनते 1 अरब 6 करोड़ रुपए। मैं फाइनेंस मैनेजर था उस वक़्त और नोटिंग ड्राफ्टिंग में मैं इन्वॉल्व था, तो उसमें इंडिकेट किया था कि 1 अरब 6 करोड़ रुपए गुलशन हदीद की मद में हमें रिसीव हुए हैं पाकिस्तान स्टील के अकाउंट में, लेकिन उन्होंने मिसयूज़ करके उनको दूसरी मदों में इस्तेमाल कर लिया। तो और दूसरा ये कि जो स्टील मिल के रिटायर मुलाजमीन थे उनकी ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड, वो पैसा भी उन्होंने मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन भी परेशान थे। और गुलशन हदीद के अलाटीज फ़ेज़ 3 के और एक्सटेंशन के आज तक परेशान है और उनके ये डेवलपमेंट का काम नहीं कर लिया, क्योंकि इनके पैसे इन्होंने मिसयूज़ करके दूसरी मदों में इस्तेमाल कर लिए इलीगल तौर पे। और सेनेट के इस फैसले पे आज तक अमल दरामद नहीं किया, जिसके मेन ज़िम्मेदार आरिफ शेख है जो CFO है पाकिस्तान स्टील के। तो ये इसकी वजूहत है इसके ना डेवलपमेंट ना होने की वजह। अच्छा, गुलशन हदीद के अंदर एक चीज़ देखी जाती है कि यहाँ पर जो मकान ट्रांसफ़र फ़ीस है, और सबसे पहले तो वो बताइए वो कितनी है, क्योंकि हमारे सुनने में यह है कि वो ट्रांसफ़र फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है और उसमें बहुत इजाफा किया गया है, और वो फ़ीस कहाँ गायब हो जाती है? ये भी आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। काफ़ी मैं चंद साल पहले ये जो ट्रांसफ़र फ़ीस थी, ये सी के जैसे 500 गज़ का प्लाट है उसकी 25,000 फ़ीस थी, और इसी तरीके से 240 गज़ और 120 के प्लाटों के हिसाब से कम थी। लेकिन ये मेरे पास लेटर है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड है। ये लेटर दिखा रहा हूँ कि ये 2016 में 26 अप्रैल 2016 को एक पाकिस्तान स्टील की ECM की मीटिंग हुई, जिसमें यह तय हुआ कि क्योंकि हमने पैसे डेवलपमेंट के मिसयूज़ कर लिए हैं और अलाटी जो है वो यहाँ पे मकान बनाना शुरू हो गए बगैर डेवलपमेंट के एक्सटेंशन में, तो हम इस तरह करते, यानी ये मैनेजमेंट ने डिसीजन किया, हमने नहीं किया, मैनेजमेंट ने किया कि इनकी ट्रांसफ़र फ़ीस बढ़ा दी जाए, और ये जो पैसा आएगा जो कोई प्लाट ख़रीदता है या बेचता है या मकान ख़रीदता है बेचता है, उस पर 700% ट्रांसफ़र फ़ीस बढ़ा दी। यानी आज 25,000 जिसकी ट्रांसफ़र फ़ीस थी वो 1,75,000 कर दी गई। और ये जो पैसा आ रहा है एक महदूद अंदाजे के मुताबिक पिछले चंद सालों में 1 करोड़ रुपए डेली की इनकम थी इनकी, 1 करोड़ रुपए डेली की इनकम थी। जब 2.25 लाख रुपए एक प्लाट की होगी तो ज़ाहिर है दिन में कितने प्लाट ट्रांसफ़र होते। तो ये कितने 2016 से लेके आज तक ये अरबों रुपए बनते हैं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए बनते हैं। इस पैसे को डेवलपमेंट के नाम पे लिया, और इसमें ये तय हुआ इस लेटर में कि इस मकसद के लिए एक सेपरेट अकाउंट खोला जाए, ये लिखा हुआ है, ECM के लिए मीटिंग लिखा हुआ है, और इस जो ट्रांसफ़र की फ़ीस है एक मखसूस अकाउंट में डाली जाए। अब आप देखते हैं कि जो ट्रांसफ़र फ़ीस का जो पे आर्डर बनता है उस पर बैंक अकाउंट नंबर दर्ज होता है, पहले नहीं था। तो सेपरेट अकाउंट तो नहीं खुला है, ऑलरेडी जो अकाउंट स्टील मिल के खुले हुए थे एक अकाउंट मखसूस कर दिया। अब गुलशन हदीद वाले जितने प्लाट सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस उस मखसूस अकाउंट में जाती है, और ये करोड़ों रुपया अरबों रुपया जो है डेवलपमेंट कराने की बजाय दूसरी मदों में इस्तेमाल कर रहे हैं और मिसयूज़ कर रहे हैं। इसके डेवलपमेंट के ना होने की मेन रीज़न ये है कि डेवलपमेंट के नाम पे पहले पैसे लिए, वो इस्तेमाल नहीं किए, फिर डेवलपमेंट के नाम पे ट्रांसफ़र फ़ीस बढ़ाई और डेवलपमेंट नहीं कर रहे। इनको कोई पूछने वाला नहीं। अभी FIA की टीम आई हुई है, तो मैं चाहूँगा कि वो इस बात की भी इंक्वायरी करे कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये सर आपने अकाउंट की जिक्र किया कि एक मखसूस अकाउंट नंबर दिया जाता है, वो अकाउंट नंबर क्या स्टील मिल के इंतज़ामिया का है या फिर वो गवर्नमेंट का है, वो थोड़ी देर बात वाज़ेह कीजिए। तो पाकिस्तान स्टील के ही अकाउंट है, ज़ाहिर ये डेवलपमेंट जो है ये पहले पैसे जो जाते थी ट्रांसफ़र फीस वो भी स्टील मिल के अकाउंट में जाती थी, लेकिन किसी भी अकाउंट में डाल देते थे वो। लेकिन अब ये मखसूस कर दिया गया था, ये इस लेटर ECM की मीटिंग के, ये 22 अप्रैल 2016 को ये मीटिंग हुई थी, और उसके ये मिनट्स की कापी है जिसपे सबके दस्तखत मौजूद है। लेकिन ये पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है। अरबों रुपया पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन से जो अलाटीज़ हैं उनसे ट्रांसफ़र के नाम पे लेके ये अरबों रुपया गलत इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, मिनिस्टर से, FIA से रिक्वेस्ट है कि इस बात की इंक्वायरी करें और हमारा ये पैसा जो है डेवलपमेंट पे ख़र्च किया जाए। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है।
तो ये है असल सूरत। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हमारे साथ अल हदीद रियल एस्टेट के बानी आगा शागुल साहब मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सुनने को मिली हैं कि यहाँ पर गुलशन हदीद के अंदर 2 नंबर फाइलें बेची जा रही है, उस हवाले से थोड़ी सी बात वाज़ेह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट न्यूज़ आप सब लोगों का कि आपने हमें मौका दिया अपना मौक़िफ़ देने का। लेकिन यहाँ पे ऐसे है कि ये पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे एक नई प्रैक्टिस शुरू हो गई है कि लोग, जैसे डेथ केस होता है उसमें एक सक्सेशन बनता है जिसमें 5-8 लोगों के नाम होते हैं, उसमें कोई माइनर है तो फिर उसके बेचने पे पाबंदी होती है। लेकिन अब ये प्रैक्टिस उन्होंने ख़त्म कर दी है। काफ़ी ऐसी फ़ाइलें हुई हैं जो 5 उसके अगर हेयर्स थे, हेयरशिप में 5 बंदों का नाम था तो किसी भी एक के नाम पे कर दी गई है। और इसके अलावा जो नई इन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू की है कि यहाँ पे जो एल मार्केटें हैं, यहाँ पे तकरीबन एल की 15 मार्केट हैं, L1 से लेकर L15 तक। उसमें जो साइड पे जगह खाली होती है वो उन्होंने अलॉटमेंट शुरू कर दी है एक नया। हालांकि वो L मार्केटें सिर्फ ट्रांसफ़र हैं, लीज़ नहीं है, लेकिन इन्होंने उसकी एक्स्ट्रा लैंड 30,000 रुपया गज़ के हिसाब से उसको लीज़ देनी शुरू कर दी है, उनको ट्रांसफ़र देने शुरू कर दिए हैं इन लोगों ने। हालांकि जो फ़ेज़ 1 और 2 की एक्स्ट्रा लैंड की कॉस्ट है वो 30,000 है रेजिडेंशल की। इन्होंने कमर्शियल लैंड को जो एल मार्केटों की है कॉर्नर पे, वो इन्होंने 30,000 रुपया गज़ के हिसाब से देनी शुरू कर दी है और वहाँ पे वो दुकानें बन रही हैं और लोग उसको फिर आगे फर्दर बेचते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी रेगुलरिटी है, लेकिन यहाँ पे सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। रियल एस्टेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद सईद साहब, सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। सर ये जो फाइलें होती है 2 नंबर फाइलें, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है गुलशन हदीद के अंदर के 2 नंबर फाइलें जो है हमारे, क्योंकि गुलशन हदीद जो है वो स्टील मिल के अंडर है, तो स्टील मिल के फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक डुप्लीकेट फ़ाइल निकलना और बाहर जाके वो सेल आउट हो जाना, आपकी नज़र में कैसा है? वो किस तरह वो वहाँ से निकल कर बाहर जाके मार्केट में सेल हो रही है? सबसे पहले तो शुक्रिया फर्स्ट न्यूज़ का कि जिन्होंने हमें टाइम दिया और आवाम की आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए एक रास्ता मुहैया किया। असल में बात ये है कि स्टील मिल का जो डेवलपमेंट सेल है, ये फ़ाइलें वहाँ से बनती हैं। शुरू से बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। अभी पिछले कुछ अर्से जब से स्टील मिल क्राइसिस में आया है, एक ही डिपार्टमेंट है जहाँ से अर्निंग होती है, फाइनेंशियली अर्निंग होती है। यहाँ पे इंतज़ामिया की मिले भगत के बगैर कोई फ़ाइल नहीं बन सकती। इंतज़ामिया के लोग मखसूस ब्रोकर्स के ज़रिए ये काम करते हैं। वो तलाश करते हैं कि कोई फ़ाइल का मरा हुआ शख्स अरसे से आया नहीं, और जब उनको पता चल जाए ऐसा सिलसिला है तो डुप्लीकेट फ़ाइल बना के वो मखसूस एजेंट्स के ज़रिए उसको सेल आउट कर देते हैं। ये कह लें कि वहाँ पे दुकानदारी बनी हुई है। और जब हम जैसे रियल एस्टेट के जो लोग जाते हैं तो हमारा सवाल जवाब किया जाता है डेवलपमेंट सेल से, तो वो पाबंदी लिख के लगा देते हैं यहाँ पे एजेंट्स का दाखिला ममनू है। हालांकि दुनिया में किसी जगह ऐसा नहीं होता, बगैर स्टेट एजेंट के डील होती ही नहीं। हम बाकायदा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट के नुमाइंदे भी हैं और हमारे यहाँ मेम्बरान हैं, लेकिन उनका अपना वफाद यही है कि वो मखसूस किस्म के लोगों से डील करें, उनके ज़रिए फ़ाइल बेचते हैं। अब जैसे कि आगा साहब ने कहा कि ये जो L3 से लेके L1 से लेके और L5 तक कमर्शियल मार्केटें बनाई हैं, ये भी इनके मेन प्लान में नहीं थी, अक्रोचमेंट थी, जिसको उन्होंने रेगुलाइज़ किया और लीज़ दे दी। ना सिर्फ इनको लीज़ दे दी, इसके बाद इन्होंने जो साइड की जगह थी, गली की जगह, बीच में रास्ते की जगह, उसको भी कमर्शियल कर दिया, उसकी पेमेंट ले ली। और अभी तो सुनने में आया है कि बहुत सारी जगह ऐसी है जो जिनकी फ़ाइलें बना के ये बेच रहे हैं। हम उनके लिए इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे कर रहे हैं ताकि हमारे पास कोई मुकम्मल प्रूफ मिल जाए हमें, जिस पे हम बात कर सकें। उसके बाद हम कानूनी भी, इखलाकी भी और एहतजाज भी करेंगे, डेवलपमेंट सेल के सामने भी, स्टील मिल के सामने भी, प्रेस क्लब के सामने भी, अपने इलाके की आवाम के लिए, अपने दोस्तों के लिए। ये प्रॉपर्टी यहाँ के लोगों की है, यहाँ की फलाह व बहबूद के लिए, जिसका हम स्टेक होल्डर हैं। हम कोई कसर नहीं उठा रखेंगे, हर सतह पे इसके लिए इंशाल्लाह हम आवाज़ उठाएंगे और अपने लोगों का हक, जो हमारी ज़िम्मेदारी है रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से, इंशाल्लाह लोगों को इस बुराई से, इस दलदल से निकालेंगे।
अब सर जैसे कि ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि एक 2 नंबर फाइल का होना, इस पर भरपूर तरीके से एक्शन लेना चाहिए। इस हवाले से अल हदीद रियल एस्टेट के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं एसोसिएशन के, तो आपने कोई इस पर एक्शन लेने का कुछ सोचा हुआ है, कोई प्लानिंग बनाई हुई है आप लोगों ने? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमने FIA से रजू किया है। असल में हम ठोस किस्म के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। हमने अपने ग्रुप में भी चलाया है, जिन दोस्तों को शिकायत हैं वो प्रूफ के साथ हमारे पास एप्लीकेशन जमा कराएं। जैसे हमारे पे इंशाल्लाह कुछ मवाद आ गया है, मज़ीद कुछ मवाद की ज़रूरत है। जैसे हम इस काम को मुकम्मल कर पाए, FIA या जो भी दूसरे अदारे हैं, नैब, जिस अदारे से मुतल्लिका शिकायत हुई वो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आप देखेंगे। थैंक यू सो मच सर।